इंडिया का पूरा रियल एस्टेट बिजनेस घर खरीदारों के शोषण पर खड़ा है। न सिर्फ बिल्डर बल्कि ब्रोकर, बैंक, डेवलपमेंट एजेंसी और सरकार सबका फायदा है इस एक्सप्लॉयटेशन वाले इकोसिस्टम से। जब घर खरीदारों के हक मारने से सबका ही वेस्टेड इंटरेस्ट पूरा होता है तो घर खरीदार की तकलीफ कोई क्यों समझे। जब पूरे सिस्टम का मुनाफा प्रॉपर्टी की बिक्री में है और सबका फायदा हो रहा है तो सिस्टम ने सारा रिस्क ही है डाल दिया प्रॉपर्टी खरीदार के कंधों पर। देश में घर खरीदार महज ग्राहक नहीं, रियल एस्टेट सिस्टम का सबसे कमजोर फाइनेंसियर है, जिसे कानून के तहत वादा तो मिला है लेकिन वो बेबस है ये पूछने को न्याय क्यों नहीं मिला। एक घर खरीदार की आखिरी मंजिल तो गृह प्रवेश होनी चाहिए थी, लेकिन उस मंजिल के रास्ते में मिलती है बिल्डर की तारीख पे तारीख और कई बार सालों का इंतजार रेरा और दूसरी अदालतों की दहलीज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। एक घर जिसकी चाबी कभी नहीं आई। कल्पना कीजिए एक परिवार की, नाम कुछ भी रख लीजिए, शर्मा परिवार, खान परिवार, सिंह परिवार या किसी भी भारतीय मिडिल क्लास परिवार का नाम। पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, बच्चा छोटा है, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब जिंदगी को एक अस्थायी पता देना चाहिए। एक रविवार वे प्रॉपर्टी देखने निकलते हैं। सेल्स ऑफिस में उन्हें एक मिनिएचर मॉडल दिखाया जाता है। हरे भरे पार्क, स्विमिंग पूल, बच्चों का प्लेग्राउंड, क्लब हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल और चौड़ी सड़कें। सेल्स पर्सन कहता है, सर ये सिर्फ फ्लैट नहीं है, ये आपके परिवार का फ्यूचर है। बिल्डर का ब्रोशर कहता है, पोजीशन इन 36 मंथ्स। ब्रोकर कहता है, आज नहीं लिया तो कल से रेट बढ़ जाएगा। बैंक रिप्रेजेंटेटिव कहता है, प्रोजेक्ट हमारे बैंक से अप्रूव्ड है, चिंता की कोई बात नहीं। सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर, रेरा अप्रूवल, अथॉरिटी अप्रूवल और सैंक्शन प्लान देखकर परिवार को लगता है कि जब बिल्डर, बैंक और गवर्नमेंट अथॉरिटी तीनों इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं तो आखिर गलत क्या हो सकता है। वे 1 करोड़ का फ्लैट खरीदते हैं, 20 लाख अपनी सेविंग से डाउन पेमेंट कर देते हैं, 80 लाख का होम लोन लेते हैं, बाकी पैसा स्टैम्प ड्यूटी और दूसरे जरूरी चार्जेस का अपने रिश्तेदारों और प्रोविडेंट फंड से अरेंज करते हैं। 3 साल बाद वादे के अनुसार घर का पोजीशन नहीं मिलता, 4 साल बाद भी नहीं, 5 साल बाद कंस्ट्रक्शन रुक जाता है। लेकिन इस घर खरीदार की ईएमआई नहीं रुकती, किराया नहीं रुकता, बच्चे के स्कूल फी नहीं रुकती, माता पिता की मेडिकल ज़रूरत नहीं रुकती और बिल्डर का कस्टमर केयर नंबर धीरे धीरे उठना बंद हो जाता है। जिस परिवार ने घर खरीदा था वो अब एक साथ 4 रोल निभा रहा है। वो बैंक का बोरोवर है, बिल्डर का अनसिक्योर्ड फाइनेंसियर है, कोर्ट में लिटिगेंट है और कंस्ट्रक्शन साइट का अनपेड सुपरवाइजर है। हर महीने वो अपनी सैलरी से उस घर की ईएमआई भरता है जिसमें वो रह नहीं सकता। ये सिर्फ एक घर का डिलेड पोजीशन नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी का डिलेड ड्रीम है। देश में घर खरीदार को ग्राहक कहना ही पहली भूल है। जब आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो पैसा देते हैं और प्रोडक्ट मिल जाता है। जब आप कार खरीदते हैं डिलीवरी के बाद लोन शुरू होता है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बायर उस प्रोडक्ट के लिए पैसा देता है जो अभी बना ही नहीं है। यानी बायर सिर्फ कस्टमर नहीं है, वो प्रोजेक्ट को फाइनेंस भी कर रहा है। उसके एडवांस पेमेंट से जमीन की लायबिलिटी पूरी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, बिल्डर का मार्केटिंग का खर्च चल सकता है, पुराना डेट चुकाया जा सकता है और खराब गवर्नेंस की स्थिति में एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में भी जा सकता है। इसी खतरे को सीमित करने के लिए रेरा में यह प्रावधान रखा गया कि होम बायर्स से प्रोजेक्ट के लिए वसूली गई रकम का 70% एक अलग बैंक अकाउंट में रखा जाए और उसका इस्तेमाल केवल संबंधित प्रोजेक्ट की लैंड तथा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए हो। विड्रॉवल को कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस से जोड़ने और इंजीनियर, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराने की व्यवस्था भी कानून में है। लेकिन आज एस्क्रो अकाउंट का भी ज़्यादातर ही बिल्डरों ने मजाक बनाकर रख दिया है।
अगर आप भी इस कहानी से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, हाइप और शेयर करके सच को फैलाएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम तमाम लीगल और इल्लीगल थ्रेट का सामना करके भी देश के रियल एस्टेट मार्केट की काली दुनिया को एक्सपोज करते हैं। सवाल यह है, अगर बायर सिर्फ कस्टमर था तो उसके पैसे को रिंग फेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कानून बनाने वालों ने भी स्वीकार किया कि रियल एस्टेट में बायर का पैसा प्रोजेक्ट फाइनेंस की तरह इस्तेमाल होता है। यानी कहानी यहां से शुरू होती है। घर खरीदार वो व्यक्ति है जो बिल्डर को कैपिटल पहले देता है और प्रोडक्ट कई सालों बाद मिलने की उम्मीद करता है। लेकिन कंट्रोल किसके पास रहता है? बिल्डर के पास। इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है? बिल्डर के पास। अप्रूवल की असली स्थिति किसे मालूम होती है? बिल्डर और अथॉरिटी को। प्रोजेक्ट अकाउंट में कितना पैसा है? बायर को नहीं पता। लैंड पर कितना लोन है? बायर को नहीं पता। बिल्डर ने कितने और प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रखे हैं? बायर को पूरी तस्वीर नहीं पता। इसलिए ये बराबरी का कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। ये शुरुआत से ही इंफॉर्मेशन और पावर की असमानता वाला ट्रांजैक्शन है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही असहज सवाल भी खड़ा होता है। बिल्डर घर खरीदार की तकलीफ क्यों समझे? यहां हर किसी बिल्डर को क्रिमिनल कहना गलत होगा। कुछ थोड़े से डेवलपर्स समय पर प्रोजेक्ट पूरा करते हैं और रेपुटेशन और ब्रांड की कीमत भी समझते हैं। लेकिन हमें किसी एक बिल्डर को नहीं, इस बिजनेस के फ्रॉड के इंसेंटिव को देखना होगा। बिल्डर का सबसे बड़ा कॉमर्शियल इंसेंटिव क्या है? बुकिंग, कैश कलेक्शन, इन्वेंट्री सेल, नई लॉन्च, मार्केट वैल्यूएशन। प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी जरूरी है, लेकिन डिलीवरी कई सालों बाद की रियलिटी है। सेल आज की रियलिटी है। सेल्स होते ही बिल्डर को कैश फ्लो मिलता है। मार्केट में प्रोजेक्ट सक्सेसफुल दिखाई देता है। बैंक्स और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। नई जमीन और नया प्रोजेक्ट लेने की क्षमता बढ़ती है उसकी। लेकिन पोजीशन डिले होने का नुकसान किस स्पीड से बिल्डर को महसूस होता है? कई बार बहुत धीरे, और ज़्यादातर ही बार नुकसान कम और इंसेंटिव ज़्यादा। बायर को डिले के पहले महीने से रेंट और ईएमआई दोनों देना पड़ता है। बिल्डर के लिए डिले का फाइनेंशियल पेन तो लीगल प्रोसीडिंग्स, पेनाल्टीज या रेपुटेशन डैमेज के बाद शुरू होता है, और वो भी तब जब कोई रेंट और ईएमआई के बोझ तले दबा बायर अदालत में जाने की हिम्मत करे और इन्फोर्समेंट प्रभावी हो। यही स्ट्रक्चरल मिसमैच है। बायर का नुकसान आज से शुरू होता है। बिल्डर की अकाउंटेबिलिटी कई वर्षों बाद शुरू हो सकती है, या ज़्यादातर मामलों में होती भी नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के एरियाज की सरकारी ऑडिट रिपोर्ट्स में गवर्नेंस गैप्स, अलॉटमेंट इरेगुलरिटीज, वीक ओवरसाइट और होम बायर्स की लाइफ सेविंग्स फंसने से पैदा हुए डिस्ट्रेस को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। सीएजी ने नोएडा के मामले में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक इंटरेस्ट गवर्नेंस में गंभीर कमियां बताई। ग्रेटर नोएडा और येडा ऑडिट्स ने भी ऐसी प्रतिक्रियाओं को होम बायर्स के डिस्ट्रेस तथा सरकार और अथॉरिटीज के हजारों करोड़ के नुकसान से जोड़ा। ये केवल कुछ बिल्डर्स की कहानी नहीं है। ये ऐसा फाइनेंशियल मॉडल था जिसमें लैंड अथॉरिटी ने डिफर्ड पेमेंट पर दी, बायर ने कंस्ट्रक्शन से पहले पैसा दिया, बैंक ने बायर को लोन दिया और प्रोजेक्ट फ्यूचर सेल्स के भरोसे बढ़ता चला गया। जब तक सेल्स आती रही ये मॉडल चलता रहा। जब सेल्स रुकी, सबसे पहले बिल्डर का नहीं, बायर का जीवन रुक गया, क्योंकि बिल्डर के पास एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था। बायर के पास क्या था? केवल अलॉटमेंट लेटर। बिल्डर के पास पूरी लॉयर्स की टीम थी। बायर बेचारा एसोसिएशन बनाकर 5,000 10,000 रुपये इकट्ठा करके लॉयर हायर करा। बिल्डर बिजनेस रिस्क ले रहा था। बायर अपना रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस एजुकेशन और फैमिली सिक्योरिटी सब दांव पर लगा रहा था। दोनों का रिस्क टेक्निकली एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो सकता है, लेकिन दोनों का लॉस बराबर नहीं था। और बीच का ब्रोकर कहाँ गया? ब्रोकर भी क्यों समझे घर खरीदार का दर्द? ब्रोकर की कमाई कब होती है?
ट्रांजैक्शन होने पर, बायर को पोजीशन मिलने पर नहीं, रजिस्ट्री होने पर भी नहीं, प्रोजेक्ट 5 साल बाद पूरा होगा या नहीं, ये किसी ब्रोकर का कंसर्न नहीं होता है। उसकी इमीडिएट इनकम प्रोजेक्ट के हैंडओवर के ऊपर निर्भर नहीं होती, उसकी कमीशन बुकिंग से जुड़ी होती है। इसलिए ब्रोकर के पास बायर से ये कहने का इंसेंटिव है, सर लास्ट यूनिट है, कल रेट रिवाइज हो जाएगा। ये इन्वेस्टर की इन्वेंट्री है, बिल्डर बहुत रिप्यूटेड है, बैंक अप्रूवल हो चुका है, एयरपोर्ट आने वाला है, मेट्रो तो बस सामने से जाएगी, पोजीशन गारंटेड है। ब्रोकर गलत जानकारी दे रहा है ये हर मामले में जरूरी नहीं है। हो सकता है वो स्वयं मार्केटिंग टीम की जानकारी पर भरोसा कर रहा हो, लेकिन इंसेंटिव फिर वही है। बायर जितनी जल्दी डिसीजन लेगा, कमीशन उतनी जल्दी आएगी। बायर जितनी ज़्यादा जांच करेगा, ट्रांजैक्शन उतना धीमा होगा। रियल एस्टेट सेलिंग में अक्सर अर्जेंसी पैदा की जाती है, जबकि घर खरीदना किसी परिवार का 15 से 25 साल का फाइनेंशियल कमिटमेंट हो सकता है। 4 घंटे की साइट विजिट में 20 साल का लोन डिसाइड कराया जाता है। मार्केटिंग का साइकोलॉजी ये कहता है, अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, लेकिन ड्यू डिलिजेंस का लॉजिक कहता है, एक भी डॉक्यूमेंट, एक भी फैक्ट मिस मत कीजिए। इन दोनों में जीत अक्सर मार्केटिंग की होती है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए घर केवल असेट नहीं है, वो एस्पिरेशन है, स्टेटस है, फैमिली सिक्योरिटी है, पेरेंटहुड का सपना है। और सेल्स पर्सन प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो भविष्य की इमोशनल फिल्म बेचता है। बैंक भी क्यों समझे एक घर खरीदार का दर्द? बैंक तो बहुत ही आसानी से कहता है, हमने लोन बायर को दिया है, बिल्डर को नहीं। कॉन्ट्रैक्चुअली ये बात सही हो सकती है, ईएमआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोरोवर की है, लेकिन होम बायर की साइकोलॉजी अलग होती है। जब कोई बड़ा बैंक किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है, बायर उस अप्रूवल को एक प्रकार की सुरक्षा मान लेता है। उसे लगता है कि बैंक ने टाइटल देख लिया होगा, अप्रूवल्स जांच लिए होंगे, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी समझ ली होगी, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी भी देख ली होगी। लेकिन बैंक का प्राइमरी रिलेशनशिप किससे है? बोरोवर से। बैंक ये जरूर देखता है कि प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंट्स लेंडिंग क्राइटेरिया पूरा करते हैं, लेकिन उसका सेंट्रल फाइनेंशियल क्वेश्चन अक्सर ये होता है कि क्या बोरोवर ईएमआई चुका सकता है? यदि प्रोजेक्ट डिले हो जाए तब भी लोन एग्रीमेंट बायर को पेमेंट से मुक्त नहीं करता, यानी घर न मिले तब भी डेट मिलता रहता है। ये रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन का सबसे असमान हिस्सा है। बिल्डर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता, लेकिन बैंक की ईएमआई चलती रहती है। गवर्नमेंट अथॉरिटी रजिस्ट्री रोक सकती है, लेकिन आपकी ईएमआई चलती रहती है। कोर्ट केस पेंडिंग हो सकता है, लेकिन ईएमआई चलती रहती है। प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में जा सकता है, लेकिन बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री का रिस्क बना रहता है। बैंक के पास कोलैटरल, इंश्योरेंस, गारंटर, को बोरोवर और रिकवरी मैकेनिज्म हो सकते हैं। बायर के पास बिल्डर के खिलाफ क्या है? एक लीगल क्लेम, यानी बैंक के लिए हाउस लोन एक सिक्योर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो सकता है। बायर के लिए वही लोन एक ऐसे घर की लायबिलिटी हो सकता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस अधूरा है। बैंक का इंसेंटिव लोन डिसबर्समेंट, इंटरेस्ट इनकम और रीपेमेंट में है। बायर का इंसेंटिव घर मिलने में है। दोनों इंटरेस्ट पूरी तरह आइडेंटिकल नहीं है। यही कारण है कि बैंक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट को रिस्क फ्री प्रोजेक्ट समझना खतरनाक है। ये तो है बिल्डर, ब्रोकर, बैंक की बात, लेकिन सरकार, आपके वोट से चुनी जाने वाली सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार क्यों समझे घर खरीदार के दर्द को? सरकार और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को देखिए, उनके इंसेंटिव को देखिए। प्रॉपर्टी बिकती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा होती है, स्टैम्प ड्यूटी आती है, रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू आता है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर लागू टैक्स और चार्जेज आते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी को लैंड प्रीमियम, लीज रेंट, ट्रांसफ़र चार्ज और दूसरे ड्यूज मिलते हैं।
कंस्ट्रक्शन से एम्प्लॉयमेंट और सीमेंट, स्टील सबकी डिमांड बढ़ती है। बढ़ते हुए प्रॉपर्टी प्राइसेस को कई बार सिटी की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर भी मान लिया जाता है। पॉलिटिकली भी नए हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो कॉरिडोर्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स विकास की विजुअल तस्वीर बनाते हैं, लेकिन डिलेड प्रोजेक्ट, ट्रैप्ड बायर और स्टॉल्ड कंस्ट्रक्शन क्या दिखाते हैं? गवर्नेंस फेलियर। इसलिए सिस्टम के भीतर प्रॉपर्टी सेल्स सेलिब्रेट करने का इंसेंटिव बहुत मजबूत है, लेकिन डिलीवरी फेलियर को ओपनली क्वांटिफाई करने का इंसेंटिव कमजोर है। अथॉरिटी ने जमीन अलॉट की, बिल्डर ने बायर से पैसा लिया, बैंक ने लोन दिया, प्रोजेक्ट रुका, और अब अथॉरिटी कहती है बिल्डर ने ड्यू नहीं दिए। बिल्डर कहता है अथॉरिटी ने अप्रूवल या इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर नहीं किया। बैंक कहता है लोन बोरोवर का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। गवर्नमेंट कहती है मामला रेरा, एनसीएलटी या कोर्ट में है। कोर्ट कहता है एविडेंस और लॉ के अनुसार प्रोसीडिंग्स चलेंगी। और बायर कहता है मुझे तो मेरा घर चाहिए, वो कौन देगा? मेरे समय और पैसों के लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का हिसाब कौन देगा? यही सिस्टेमिक एक्सप्लॉयटेशन पैदा होता है। जब हर इंस्टीट्यूशन अपनी छोटी लीगल बाउंड्री में सही दिखाई देता है, लेकिन पूरी व्यवस्था मिलकर एक नागरिक के साथ अन्याय कर देता है, इसको मैं कहता हूं डिस्ट्रीब्यूटेड इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी। गलती सबके बीच में बांट दी जाती है, इसलिए जिम्मेदार कोई नहीं बचता। सिर्फ एडवाइजरी जारी करना बायर प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यूपी रेरा को ही देखें। यूपी रेरा का पोर्टल बायर्स को डेजिग्नेटेड कलेक्शन अकाउंट में ही पेमेंट करने की सलाह देता है और अलग अकाउंट में पेमेंट लिए जाने की शिकायत की सुविधा देता है। अथॉरिटी ने 2026 में क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट न देने वाले प्रमोटर्स पर करोड़ों रुपए की पेनाल्टीज की सूचना भी प्रकाशित की और अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के बायर्स के लिए कंप्लेंट फैसिलिटी को अपग्रेड किया। इसका मतलब है कि रेगुलेशन के बाद भी अकाउंट डिसिप्लिन, डिस्क्लोजर और अनरजिस्टर्ड डेवलपमेंट जैसी समस्याओं पर लगातार इन्फोर्समेंट की ज़रूरत बनी हुई है। ये रेगुलेटरी प्रोग्रेस है, लेकिन ये एक और सच्चाई भी बताती है। यदि इन्फोर्समेंट लगातार नहीं होगी तो कानून अपनी जगह रहेगा और मार्केट अपनी पुरानी आदतों पर लौट जाएगा, क्योंकि बिल्डर के डिफ़ॉल्ट पर पेनाल्टी उतनी हेवी नहीं है, उसके पर्सनल वेल्थ को जब्त नहीं किया जा रहा है। और एक ऐसे सिस्टम में घर खरीदार अकेला है, वो एक ऐसा विक्टिम है कि जिन्होंने घर नहीं खरीदा उन्हें भी उसकी तकलीफ समझ नहीं आती। ऐसा इसलिए कि बाहर से ये समस्या बहुत सिंपल दिखती है। लोग उल्टा ब्लेम द विक्टिम माइंडसेट के साथ पूछते हैं बिल्डर ठीक नहीं था तो खरीदा क्यों? डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए थे, इतना लोन लेना ही क्यों था? दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेते, कोर्ट चले जाओ, रेरा में कंप्लेंट कर दो। लेकिन घर खरीदार की समस्या केवल फाइनेंशियल नहीं होती, वो समय से जुड़ी होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 35 साल की उम्र में घर खरीदा, पोजीशन 38 साल की उम्र में मिलना था, लेकिन मिला 47 की उम्र में। कागज पर डिले 9 साल है, लेकिन रियल लाइफ में क्या हुआ? बच्चा किंडरगार्टन से हाई स्कूल पहुंच गया। माता पिता शायद उस दौर में कभी उस घर में नहीं रह पाए। परिवार ने दूसरा बच्चा प्लान नहीं किया। किराए का घर हर 2 साल में बदलना पड़ा। रिटायरमेंट कॉर्पस ईएमआई में चला गया। पति पत्नी के बीच भी इन सब को लेकर तनाव बढ़ा। नौकरी बदलने का निर्णय टाला गया क्योंकि लोन की ईएमआई थी। दूसरे शहर जाने का अवसर छोड़ना पड़ा। हर त्योहार पर परिवार ने कहा अगली दिवाली अपने घर में मनाएंगे। फिर अगली दिवाली आ गई, लेकिन घर नहीं आया। यह फाइनेंशियल स्प्रेडशीट में दिखाई नहीं देता। कोर्ट के कंपेंसेशन ऑर्डर में भी ये सब नहीं दिखता पूरी तरह। प्रॉपर्टी पोर्टल के प्राइस चार्ट में तो बिल्कुल नहीं दिखता। बाहर के व्यक्ति को केवल एक अपार्टमेंट दिखाई देता है। बायर को उस अपार्टमेंट के भीतर अपनी पोस्टपोन्ड लाइफ दिखाई देती है। एक और काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है, मैं इसे कुतर्क कहता हूँ। प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई तो नुकसान कैसा? रियल एस्टेट इकोसिस्टम का सबसे कॉमन
काउंटर आर्गुमेंट होता है ये। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू तो बढ़ गई। मान लीजिए बायर ने 1 करोड़ में फ्लैट खरीदा था, आज उसका कोटेड वैल्यू 1.5 करोड़ है। क्या बायर प्रॉफिट में है? जरूरी नहीं। इन्फ्लेशन को तो अभी छोड़ ही दें, पहले देखिए कि उसने कितनी ईएमआई दी, कितना रेंट दिया, कितना इंटरेस्ट गया, कितने लीगल एक्सपेंसेज हुए, कितने मेंटेनेंस या होल्डिंग चार्जेस मांगी गई, कितना इनकम टैक्स बेनिफिट वास्तव में मिला, कंस्ट्रक्शन डिले के कारण कितने अवसर खोए, क्या फ्लैट आज की तारीख में बिक सकता है, क्या रजिस्ट्री हुई, क्या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, क्या अथॉरिटी ड्यूज क्लियर हैं, क्या प्रोजेक्ट में बेसिक सर्विसेज फंक्शनल हैं। एक असेट की कोटेड मार्केट वैल्यू और उसकी यूजेबल वैल्यू अलग होती है। बिल्डर कह सकता है सर देखिए रेट डबल हो गया। बायर पूछता है लेकिन मैं रहूं कहां? पेपर एप्रिसिएशन उस परिवार की डेली हाउसिंग प्रॉब्लम का समाधान नहीं करता। कई ट्रैप्ड बायर्स के पास टेक्निकली करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वे रेंट देने के लिए मंथली सैलरी पर डिपेंडेंट रहते हैं। वे कागजों पर असेट रिच दिखाई देते हैं, लेकिन कैश फ्लो पुअर होते हैं। और प्रॉपर्टी बेचने जाएं तो नया बायर कहता है आपकी तो रजिस्ट्री नहीं है, बैंक कहता है इस प्रॉपर्टी पर लोन नहीं मिलेगा, ब्रोकर कहता है डिस्ट्रेस प्राइस पर बेच दिए। यानी पहले सिस्टम ने सपना महंगे दाम पर बेचा, फिर उसी सिस्टम ने डिस्ट्रेस सस्ते दाम पर खरीदने का अवसर बनाया। क्या जुडिशियरी समझती है घर खरीदारों के दर्द को? आखिर न्यायालय की चौखट पर भी न्याय क्यों अधूरा रह जाता है? यह कहना गलत होगा कि कोर्ट्स ने होम बायर्स की समस्या को बिल्कुल ही नहीं समझा है। आम्रपाली, यूनिटेक और कई दूसरे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने होम बायर्स को ऐसी राहत दी जो सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं दे पाई थी। आम्रपाली होम बायर्स की लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में 2017 से चली और बाद के वर्षों में भी मॉनिटरिंग और रिलेटेड प्रोसीडिंग्स जारी रही। लेकिन यहाँ एक बहुत गंभीर डिफरेंस है, कानून और न्याय का डिफरेंस। कानून कह सकता है बिल्डर रिफंड दे, कॉम्पेंसेशन दे, प्रोजेक्ट पूरा करे, असेट्स अटैच हों, कमेटी बने, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त हों। लेकिन न्याय का असली अर्थ बायर के लिए क्या था? घर समय पर मिलना, बच्चे के बचपन में मिलना, पेरेंट्स के जीवित रहते मिलना, लोन के शुरुआती वर्षों में मिलना, जब वो घर खरीदने की उम्र और जरूरत में था तब मिलना। 10 साल बाद मिला घर, लीगल विक्ट्री हो सकती है, लेकिन क्या यह पूर्ण न्याय है? न्याय केवल फाइनल ऑर्डर नहीं होता, न्याय टाइमिंग भी होता है। जस्टिस डिलेड की क्लीशे लाइन हम सब जानते हैं, लेकिन हाउसिंग में डिले का अर्थ अलग है। यहां समय बीतने पर नुकसान केवल इंटरेस्ट से नहीं बढ़ता, जीवन का एक नॉन रिफंडेबल हिस्सा खत्म हो जाता है। कोर्ट बायर को 10 लाख कंपेंसेशन दे, लेकिन क्या कोर्ट वो 10 वर्ष वापस दे सकता है जिसमें परिवार किराया और ईएमआई के बीच पिसा? क्या कोर्ट उस पिता को वापस ला सकता है जो नए घर में रहने का सपना देखते हुए गुजर गया? क्या कोर्ट उस बच्चे का बचपन वापस दे सकता है जिसने हर साल अपने पेरेंट्स को कोर्ट और बिल्डर ऑफिस जाते देखा? इसलिए होम बायर गलत नहीं कहता है मुझे कानून मिला लेकिन मेरी जिंदगी के हिसाब से न्याय नहीं मिला। यह जुडिशियरी की नीयत पर हमला नहीं है, यह उस लीगल सिस्टम की लिमिटेशन है जो रेट्रोस्पेक्टिव रेमेडी दे सकता है, जबकि हाउसिंग की जरूरत रियल टाइम में होती है। यह सवाल भी पूछा जाना जरूरी है कि रेरा के बावजूद समस्या क्यों बची है। रेरा से पहले रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फंड डिसिप्लिन बहुत कमजोर था। रेरा ने रजिस्ट्रेशन, डिस्क्लोजर्स, सेपरेट प्रोजेक्ट अकाउंट्स, कंप्लेंट मैकेनिज्म और पेनाल्टीज का फ्रेमवर्क दिया। केंद्र सरकार के अर्बन डेवलपमेंट डैशबोर्ड के अनुसार रेरा अथॉरिटीज ने देश भर में 1,56,000 से अधिक कंप्लेंट्स डिस्पोज कर चुके हैं। ये आंकड़ों के हिसाब से कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन कंप्लेंट डिस्पोज्ड और बायर को वास्तविक रिलीफ
दोनों अलग चीजें हैं, ये एक नहीं हो सकते। ऑर्डर आ गया लेकिन पैसा रिकवर हुआ या नहीं, पोजीशन मिला या नहीं, बिल्डर ने अपील कर दी या नहीं, रिकवरी सर्टिफिकेट एक्सिक्यूट हुआ या डीएम के ऑफिस में पड़ा रहा, अथॉरिटी के पास अटैच करने योग्य प्रॉपर्टी मिली या नहीं, प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल बचा भी है या नहीं। बायर के लिए असली मैट्रिक कंप्लेंट डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। असली मैट्रिक होना चाहिए कितने बायर्स को पोजीशन मिला, कितनों की रजिस्ट्री हुई, कितनों को रिफंड वास्तव में बैंक अकाउंट में मिला, कितने ऑर्डर्स निश्चित समय में एक्सिक्यूट हुए, कितने प्रमोटर्स की पर्सनल अकाउंटेबिलिटी तय हुई। आज रेगुलेशन का एम्फेसिस ऑर्डर पास करने पर ज़्यादा है। बायर को आउटकम चाहिए। रेरा को केवल क्वासी जुडिशियल फोरम नहीं, एक्सिक्यूशन मशीनरी भी बनना होगा, क्योंकि ऑर्डर जो एक्सिक्यूट न हो वो बायर की फाइल में एक और डॉक्यूमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं रहता। हमारे सिस्टम में यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि इंसॉल्वेंसी में घर एक क्लेम कैसे बन जाता है। जब बिल्डर हाथ खड़े करके इंसॉल्वेंसी में जाता है, बायर की ट्रेजेडी और गहरी हो जाती है। जिसने घर खरीदा था उसे अब क्रेडिटर कहा जाता है। आईबीसी फ्रेमवर्क में रियल एस्टेट अलॉटीज क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के रूप में क्लेम्स फाइल करते हैं और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में भाग लेते हैं। आईबीबीआई के वर्तमान क्लेम रिकॉर्ड्स में होम बायर्स को अलग क्रेडिटर क्लास के रूप में दर्ज किया जाता है। कानूनी रूप से आप कह सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन एक होम बायर की स्थिति को समझिए। उससे तो बैंक को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी को अब ड्यू चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट चाहिए, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को वायबल प्रोजेक्ट चाहिए। एक अकेले बायर को क्या चाहिए? किसी को रिफंड चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी ने 90% पेमेंट कर दी है, किसी ने 20%, किसी को पोजीशन ऑफर हुआ लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, किसी का टावर आधा बनकर खड़ा है, किसी का टावर शुरू ही नहीं हुआ था। बायर टेक्निकली क्लास कहलाता है और एक क्लास में डाला जाता है, लेकिन इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। इंसॉल्वेंसी कानून कॉर्पोरेट डेटर के साथ रिजोल्यूशन के लिए बना है, लेकिन घर किसी कॉर्पोरेशन का केवल असेट लायबिलिटी आइटम नहीं होता, वो एक परिवार का शेल्टर है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए आईबीबीआई ने अप्रैल 2026 में रियल एस्टेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए अलग गाइडलाइंस पर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित की। ये खुद इस बात का संकेत है कि सामान्य कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क रियल एस्टेट होम बायर्स की समस्याओं को पूरी तरह एड्रेस नहीं करता। जब हाउसिंग प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में जाता है, बायर का सपना अकाउंटिंग लैंग्वेज में बदल जाता है। क्लेम एडमिटेड, क्लेम अंडर वेरिफिकेशन, वोटिंग शेयर, रिजोल्यूशन प्लान, हेयर कट, लिक्विडेशन वैल्यू। लेकिन बायर यह सब नहीं पूछ रहा था कि उसका वोटिंग शेयर कितना है। वो तो पूछ रहा था मेरे बच्चों का घर कब बनेगा। रियल एस्टेट इकोसिस्टम बायर को हर लेवल पर एक्सप्लॉइट करता है। इस एक्सप्लॉइटेशन को 5 हिस्सों में समझिए। पहला, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। बिल्डर को टाइटल, अप्रूवल, फाइनेंस, कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन की पूरी जानकारी होती है। बायर को बस ब्रोशर, सेल्स प्रेजेंटेशन और सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट एसिमेट्री। बिल्डर बायर एग्रीमेंट कई बार इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि सामान्य बायर उसका रियल कंसेक्वेंस समझ ही नहीं पाता। बायर की पेमेंट डिले पर इंटरेस्ट स्पष्ट होता है। बिल्डर की पोजीशन डिले लायबिलिटी, एक्सेप्शंस और फोर्स मेजोर क्लॉजेस में डाइल्यूट हो सकती है। तीसरा, फाइनेंशियल एसिमेट्री। बायर को प्रत्येक इंस्टॉलमेंट समय पर देनी है, लेकिन बिल्डर की कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के बारे में बायर की कंट्रोल पावर सीमित है। चौथा, इन्फोर्समेंट एसिमेट्री। बिल्डर के पास डेडिकेटेड लीगल डिपार्टमेंट हो सकता है, बायर को जॉब से लीव लेकर हियरिंग में जाना पड़ता है। पांचवा, इमोशनल एसिमेट्री। बिल्डर के लिए ये इन्वेंट्री है, बैंक के लिए लोन अकाउंट है, ब्रोकर के लिए ट्रांजैक्शन है, अथॉरिटी के लिए फाइल है, कोर्ट के लिए एक केस का नंबर है, लेकिन एक बायर के लिए ये उसका पूरा जीवन है। यही पूरी कहानी है।
सिस्टम के बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स उस प्रॉपर्टी को इकोनॉमिक यूनिट की तरह देख रहे हैं। बायर उसे अपने घर की तरह देखता है। इसलिए बायर हमेशा नेगोशिएशन में कमज़ोर होता है, क्योंकि वो इमोशनली इन्वेस्टेड होता है प्रोजेक्ट में। बाकी लोग तो बस फाइनेंशियली इन्वेस्टेड हैं। होम बायर को ही दोष क्यों दिया जाता है? क्यों उल्टा उससे पूछा जाता है कि तुमने ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया था? क्योंकि सिस्टम अपनी फेलियर को इंडिविजुअल मिस्टेक में बदलना चाहता है। प्रोजेक्ट फेल हुआ, कहा गया बायर ने रेप्यूटेड बिल्डर क्यों नहीं चुना। प्राइस गिर गया, कहा गया कि बायर ने गलत लोकेशन क्यों चुनी। डिले हो गया, कहा गया अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों खरीदा। लोन ईएमआई का प्रेशर ज़्यादा हो गया, कहा गया बजट से बाहर गए ही क्यों थे। लेकिन प्रश्न ये है, अगर हर बायर को लैंड लॉयर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक ऑडिटर और टाउन प्लानर खुद बनना पड़े, तो गवर्नमेंट अप्रूवल्स और रेगुलेशंस किस लिए हैं? क्या ये पेशेंट से पूछा जाता है कि तुम हॉस्पिटल की फायर एनओसी और डॉक्टर की डिग्री स्वयं वेरीफाई करो? क्या एक एयरलाइन पैसेंजर से कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट की इंजीनियरिंग ऑडिट स्वयं करो? फिर होम बायर से क्यों अपेक्षा की जाती है कि वो पूरे प्रोजेक्ट फाइनेंस और लैंड टाइटल इकोसिस्टम को समझे? ड्यू डिलिजेंस बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सिस्टेमिक फ्रॉड या रेगुलेटरी फेलियर को ड्यू डिलिजेंस की कमी कहकर बायर पर डालना विक्टिम ब्लेमिंग है। एक बायर डॉक्यूमेंट देख सकता है, वो कॉन्सील्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कैसे देखेगा? वो अथॉरिटी और बिल्डर के बीच अनपेड ड्यूज कैसे जानेगा? यदि ट्रांसपेरेंट लाइफ डेटा नहीं है, वो कैसे जानेगा कि उसके प्रोजेक्ट की कलेक्शन दूसरे प्रोजेक्ट में जा रही है? सिस्टम बायर को ट्रांसपेरेंसी नहीं देता, फिर फेलियर के बाद कहता है आपने खुद जांच क्यों नहीं की थी। किसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है? सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन बराबर नहीं। बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे डायरेक्ट और सबसे बड़ी है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट बेचा और डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉमिस किया। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सुनिश्चित करने में है कि प्रोजेक्ट अप्रूवल को मार्केटिंग गारंटी बनने से रोका जाए और डिसबर्समेंट रियल कंस्ट्रक्शन और लीगल कॉम्प्लायंस से जुड़ा हो। ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सेल कराने की नहीं, मटेरियल रिस्क डिस्क्लोज करने की होनी चाहिए। अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंड अलॉटमेंट, अप्रूवल्स, कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग, ड्यूज और रजिस्ट्रीज को ट्रांसपेरेंट रखना है। रेरा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज केवल ऑर्डर देना नहीं, उसका एक्सिक्यूशन सुनिश्चित करना है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें एक सिटीजन को होम डिलीवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक न जाना पड़े। जुडिशियरी अंतिम सुरक्षा कवच है, लेकिन हर एक फेल्ड प्रोजेक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट में बदल देना सस्टेनेबल गवर्नेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्शनल केसेज बचा सकती है, देश का हाउसिंग मार्केट सुप्रीम कोर्ट नहीं चला सकती। समाधान एम्पैथी नहीं, इंसेंटिव चेंज है। मैं बार बार कहता हूं, बिल्डर को बायर का पेन समझना चाहिए, बैंक को संवेदनशील होना चाहिए, ब्रोकर को एथिकल होना चाहिए, गवर्नेंस को सहानुभूति रखनी चाहिए। लेकिन करोड़ों रुपए का मार्केट क्या सिर्फ एम्पैथी पर चलेगा? नहीं, वो इंसेंटिव पर चलता है। इसलिए समाधान ये नहीं है कि हर स्टेक होल्डर अच्छा इंसान बन जाए। समाधान ये है कि गलत काम फाइनेंशियली अनअट्रैक्टिव और लीगली बहुत डेंजरस बने। प्रमोटर का पैसा पहले लगे। प्रोजेक्ट का मीनिंगफुल हिस्सा प्रमोटर इक्विटी से शुरू होना चाहिए। बायर का एडवांस जमीन खरीदने और शुरुआती रिस्क लेने का सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। पेमेंट कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हो। बायर से पेमेंट केवल इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड फिजिकल प्रोग्रेस के आधार पर लिया जाए। रियल टाइम प्रोजेक्ट डैशबोर्ड हो। हर प्रोजेक्ट के पोर्टल पर दिखना चाहिए कि कितना पैसा कलेक्ट हुआ, कितना कंस्ट्रक्शन पर लगा, अथॉरिटी ड्यूज कितने हैं, लैंड पर इनकम्बेरेंस क्या है, लिटिगेशन क्या है, बैंक चार्ज कितना है,
पोजीशन डेट कितनी बार बदली, ब्रोकर कमीशन का हिस्सा पोजीशन पर मिले, ब्रोकर की पूरी कमीशन बुकिंग पर ना मिले, उसका एक मीनिंगफुल हिस्सा रजिस्ट्री या पोजीशन से जुड़ा हो, तभी उसका इंसेंटिव केवल सेल से डिलीवरी की ओर जाएगा। बैंक डिसबर्समेंट अकाउंटेबिलिटी और बढ़े। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान में बैंक डिसबर्समेंट सर्टिफाइड प्रोग्रेस से जुड़ा हो, प्रोजेक्ट अप्रूवल एडवर्टीजमेंट में स्पष्ट डिस्क्लेमर हो कि बैंक अप्रूवल डिलीवरी की गारंटी नहीं है और बैंक या उसके किसी ऑफिशियल का बिल्डर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बायर की रजिस्ट्री बिल्डर ड्यूज में न फंसे। जिस बायर ने अपनी पूरी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट कर दी, उसकी रजिस्ट्री किसी प्रमोटर बिल्डर के अथॉरिटी डिफॉल्ट की हॉस्टेज नहीं बननी चाहिए। बिल्डर ड्यूज प्रमोटर असेट्स और अनसोल्ड इन्वेंट्री से रिकवर हों। प्रोजेक्ट लेवल इंसॉल्वेंसी हो। एक कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स को एक साथ संकट में डालने की बजाय प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिजोल्यूशन प्राथमिकता हो। एक सफल प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे फेल्ड प्रोजेक्ट की लायबिलिटी न बने। रेरा ऑर्डर्स के लिए एक्सिक्यूशन विंग हो। ऑर्डर के बाद बायर को फिर डीएम ऑफिस, सिविल कोर्ट, रिकवरी मशीनरी सबके चक्कर न लगाने पड़े। डाइवर्जन पर पर्सनल लायबिलिटी हो। जेन्युइन बिजनेस फेलियर और डेलिब्रेट डाइवर्जन में फर्क होना चाहिए। यदि फॉरेंसिक ऑडिट में बायर फंड्स का डाइवर्जन प्रूफ हो जाए तो केवल कंपनी नहीं, रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स की असेट्स और लायबिलिटी भी जांच के दायरे में आए। बिल्डर रेटिंग सेल्स पर नहीं, डिलीवरी पर हो। लार्जेस्ट डेवलपर या हाईएस्ट सेल्स के बजाय पब्लिकली विजिबल डिलीवरी स्कोर होना चाहिए। ऑन टाइम कंप्लीशन, ओसी, रजिस्ट्री, कंप्लेंट रेशियो, ऑर्डर कॉम्प्लायंस, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब वापस अपने सवाल पर लौटते हैं। घर खरीदार के दर्द को कौन समझेगा? शायद कोई नहीं। बिल्डर उसे कस्टमर समझेगा, बैंक बोरोवर समझेगा, ब्रोकर लीड समझेगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू सोर्स समझेगी, अथॉरिटी एक अलॉटी समझेगी, रेरा एक कंप्लेंट नंबर समझेगा, एनसीएलटी क्रेडिटर समझेगा, कोर्ट पिटिशनर समझेगा। लेकिन वो इनमें से कुछ भी नहीं है। वो एक परिवार है। उसने अपनी पूरी वर्किंग लाइफ की फ्यूचर इनकम को मॉर्टगेज किया है। उसने आज की कंफर्ट छोड़ी है ताकि कल घर की सिक्योरिटी मिल सके। उसने अपने पेरेंट्स से कहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए, अपना घर आने वाला है। उसने अपने बच्चे से कहा है, नए घर में तुम्हारा कमरा अलग होगा। उसने अपनी पत्नी से कहा है, ये ईएमआई मुश्किल है लेकिन कुछ साल बाद सब ठीक हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट रुकता है तो केवल कंक्रीट और स्टील नहीं रुकते। एक परिवार की प्लानिंग रुकती है, उसकी डिग्निटी रुकती है, उसकी मोबिलिटी रुकती है, उसकी रिटायरमेंट रुकती है, उसकी ज़िंदगी का अगला चैप्टर रुक जाता है। और इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या है? बिल्डर कहता है सेल्स जरूरी है, बैंक कहता है ईएमआई जरूरी है, ब्रोकर कहता है ट्रांजैक्शन जरूरी है, गवर्नमेंट कहती है ग्रोथ जरूरी है, अथॉरिटी कहती है हमारा ड्यू जरूरी है, कोर्ट कहती है लीगल प्रोसीजर जरूरी है। केवल एक बेचारा बायर है जो अकेले कहता है मेरा घर जरूरी है। लेकिन सिस्टम में शायद उसी की जरूरत सबसे कम प्रायोरिटी पर है। इसलिए समस्या ये नहीं है कि बिल्डर बायर की तकलीफ क्यों नहीं समझता। समस्या ये है कि हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया ही क्यों है जिसमें बायर को न्याय पाने के लिए दूसरों की एम्पैथी की जरूरत पड़े। एक सुरक्षित हाउसिंग सिस्टम वो नहीं होगा जिसमें बिल्डर बायर पर दया करे। एक सुरक्षित हाउसिंग सिस्टम वो होगा जिसमें बिना डिलीवरी के बिल्डर लाभ ना कमा सके, बिना प्रोग्रेस के बैंक पैसा रिलीज ना करे, बिना डिस्क्लोजर के ब्रोकर सेल ना कर सके, बिना इन्फोर्समेंट के रेगुलेटर फाइल बंद ना कर सके और बिना घर दिए सिस्टम बायर से पूरी कीमत ना वसूल सके। घर खरीदार को एम्पैथी नहीं चाहिए, उसे चैरिटी नहीं चाहिए आपकी, उसे कोई स्पेशल फेवर नहीं चाहिए। उसे केवल वही चाहिए जिसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रकम दी थी।
एक सुरक्षित, कानूनी और समय पर मिला हुआ घर। और जब तक ये बेसिक प्रॉमिस पूरा नहीं होता, इंडिया के रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी चाहे कितने लाख करोड़ की सेल्स दिखा दे, वो ग्रोथ नहीं है। वो उस मिडिल क्लास के भविष्य पर खड़ा फाइनेंशियल एक्सपेंशन है जो ईएमआई तो समय पर देता है, लेकिन जिसे अपना घर समय पर नहीं मिलता। और ऐसे किसी भी इकोसिस्टम में मैं तो सिर्फ शर्म से सर झुकाकर इतना ही कहूँगा, कंज्यूमर की ये लड़ाई एक सिविलाइज्ड समाज के मुंह पर तमाचा है। शुक्रिया।